हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो लास्ट प्राइमरी फंक्शन है, कंट्रोलिंग। जी हाँ, ये क्लास प्राइमरी फंक्शन है और यहाँ पर लगभग आपका 70% सिलेबस खत्म हो जाता है बिजनेस स्टडीज़ का। तो ये चैप्टर है कंट्रोलिंग, जो कि लास्ट फंक्शन है, बट लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि छोटा सा चैप्टर और अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं आपको इसमें, तो बढ़िया से पढ़ना है, कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है। और दूसरी चीज़, हमको वो सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं और बहुत ही सिली मिस्टेक करता है जहाँ पर बच्चा। तो मैं यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? अगर कंट्रोलिंग को देखा जाए तो कंट्रोलिंग एक प्रकार से हमने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग का, अभी तक जो हमने प्लानिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, उसका जो रिजल्ट है, फीडबैक हमने देखा कि कैसा क्या चल रहा है, यानी कि जो हमने सोचा था क्या वैसा सब कुछ चल रहा है। यानी ओवरऑल में दो वर्ड्स में कहूँ तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने जो सोचा था स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच करते हैं और देखते हैं कि क्या वो मैच हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है, इसमें जो डेविएशन आ रहा है, तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव और उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा। यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को, ठीक है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ देखना है और यहां से क्या फाइंड आउट करना है, डेविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, डेविएशन भी बोलते हैं। डेविएशन फाइंड आउट करना, जैसे अगर आपने सोचा था कि यार मेरे 80% मार्क्स आएंगे, बट सॉरी, आपने सोचा था कि 85% मार्क्स आएंगे बट आपके 80% मार्क्स आए, तो जो 5% कम आया वो क्यों आया? आपका 5% कम मार्क्स, ठीक है, जो 5% कम आया वो क्यों आया, ठीक है, वाई, इसको ढूंढना है और ठीक करना है। या ऐसे कंपनी में सेल हो सकती है कि हमने सोचा था कि इस महीने की सेल हमारी 10% इंक्रीज करेंगे लेकिन वो 8% ही इंक्रीज हुई, तो 2% और क्यों नहीं हुई, उसको फाइंड आउट करना है। तो कंट्रोलिंग मीन्स दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान एंड इफ देयर इज एनी डिफरेंस देन टेक द इमीडिएट एक्शन, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म, जो हमने परफॉर्म की है एज पर द प्लान, एंड देयर इज एनी डिफरेंस देन टेक इमीडिएट एक्शन। जो हमने सोचा था अगर उसमें कुछ डिफरेंस या डिवीजन आ रहा है तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा, ठीक है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले मैं बात करूं तो सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जैसे हमने सोच लिया कि हमें कितने मार्क्स चाहिए थे, हमको 80% मार्क्स चाहिए थे, ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड बना लिया, 85 कर लेते हैं, ठीक है। चलो 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 एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए ना 90 कर लेता हूँ, ठीक है। चलो और भी ज्यादा करना है, 95%। हमने सोचा कि 95% मार्क्स आएंगे। मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने एक्चुअल में देखा कि भाई हमारे तो 80% मार्क्स हैं, ठीक है। अब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस इज विद कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड, हमने जब स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया तो हमें पता चला कि यार 95% में से अगर मैं 80 को माइनस करता हूं तो मेरा तो 15% माइनस क्या आया, शॉर्ट है, 15% कम है, बिल्कुल। तो फिर एनालाइज करेंगे डेविएशन की भाई ये 15% किस सब्जेक्ट में कम हुआ या किस वजह से कम हुआ। फिर हमको क्या करना है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। हमको यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, चेंज कर देता हूँ, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हमको क्या करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है कि यार हमारा रिजल्ट कम क्यों आया, उसको अब ठीक करना है। या सपोज करो ये टर्म 1 में अगर ऐसा रिजल्ट रहता है, टर्म 2 में रहता है, प्री बोर्ड में ऐसा हुआ, तो हम इसको कुछ ऐसा करें कि फाइनल में ऐसा ना हो। तो मेरे सारे वन शॉट वीडियो देख लीजिए, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो केस स्टडीज आप अच्छे से कर लीजिए, सो दैट आपका जो परफॉर्मेंस है वो सुधर जाएगा और आपने जो सोचा है 90% वो आपका मार्क्स आ जाएगा। तो इट इज दी होल प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, इस तरीके से कुछ काम करता है। तो हम सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जैसे मैंने बात की, स्टैंडर्ड दी सेट दी कंपेयर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कैन बी सेट क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स। एग्जांपल जैसे प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट्स इन अ मंथ, ये हमने स्टैंडर्ड बना दिया। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब हम देखेंगे एक्चुअल में क्या 300 यूनिट बनी, मींस मेजरिंग द कंट्रोलिंग टेक्निक्स लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, सैंपल चेकिंग एंड रेशियो एनालिसिस। एग्जांपल एक्चुअल परफॉर्मेंस में कम्स 290, 250, 310, 300 यूनिट्स। हमने 300 यूनिट प्रोड्यूस करने का स्टैंडर्ड सेट किया था। अब कुछ भी हो सकता है, 300 से ज्यादा भी बन सकती है, कम भी बन सकती है,
ये आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। अब उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करोगे? कंपेयर विद दी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे। कंपैरिजन विल टेल्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स, and if actual production is 290 units and standards was 300 unit already fixed, डिफरेंस डेविएशन, ये देखो डिफरेंस या डेविएशन कितना आ गया? -10 यूनिट्स का आ गया। अब इसमें मैनेजर क्या करेगा? उस एम्प्लॉइज की क्लास लगाएगा जिसको ये टारगेट दिया गया था, ठीक है। एनालाइजिंग द डेविएशन, फाइंडिंग द एक्सटेंट ऑफ द डेविएशन एंड कॉज ऑफ डेविएशन, आपको कारण ढूंढना है, ठीक है। आपको क्या ढूंढना है? कारण ढूंढना है कि किस कारण से ये डेविएशन आया। डेविएशन कैन बी ऑब्जर्व बाय यूजिंग क्रिटिकल पाथ कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं कंट्रोलिंग की, इनसे हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। टेकिंग द करेक्टिंग एक्शन, भाई करेक्टिव एक्शन लेना बहुत जरूरी है। गलती तो आपने ढूंढ ली, लेकिन आपको पता चल गया मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मार्क्स कम आए, तो पढ़ो ना। पढ़ना कब शुरू करोगे? अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हो तो इस कंट्रोलिंग चैप्टर आपको यही बताता है कि तब तक चीज़ों पे कंट्रोल नहीं लगाया जा सकता जब तक आप उसमें सुधार करने की कोशिश नहीं करोगे। जापान की एक टेक्निक है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइजन कॉस्टिंग। वो बोलते हैं कि हमेशा इम्प्रूवमेंट, या हम कह सकते हैं कि हमेशा कॉस्ट कटिंग के चांस रहते हैं। ऐसे ही हमेशा हम कह सकते हैं कि हम जो वेस्ट कर रहे हैं ना टाइम को, उसको देखो कहाँ कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो, उन गलतियों को सुधारो, सो दैट आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। आपको खुद पता है कि मेरे मार्क्स कम क्यों आते हैं, लेकिन आप उन पर काम करते ही नहीं हो, इसीलिए आपकी मार्क्स बढ़ते ही नहीं है और कम कम और कम होते चले जाते हैं। सोशल मीडिया का इतना अट्रैक्शन है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, दोस्तों के साथ चैटिंग है, और ये सब की वजह से क्या हो रहा है? मार्क्स हमारा कम आ रहा है। तो इनको अभी एग्जाम के टाइम पर कुछ दिन के लिए इनको थोड़ा साइड में रखो और तैयारी करो अच्छे मार्क्स की, ठीक है। तो माइनर डेविएशंस, नो करेक्टिव एक्शंस, छोटा मोटा डेविएशन है। आपने 95% सोचा था, ठीक है, आपने ये सोचा था, आपके 94% मार्क्स आए, ठीक है, 93% मार्क्स आए, चलेगा ना इतना? लेकिन 95 सोचा था, 80 पे ही रुक गए, भाई नहीं चलेगा, इतना हजम नहीं होगा घर वालों को ना तुमको। तो मेजर डिवीजन, इमीडिएट एक्शंस इज रिक्वायर्ड। अगर आप टर्म 1 में फेल हो रहे थे, टर्म 2 में फेल हो रहे थे, टर्म प्री बोर्ड में फेल हो रहे थे, तो भाई ये अब थोड़ा सा ना पानी जो है ना सर से ऊपर निकल गया है, थोड़ा सा ध्यान से दो और पढ़ो। एग्जाम्पल, अंडर प्रोडक्शंस, प्रोडक्शंस कैन बी इंक्रीज बाय ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। हमने जैसे प्रोडक्शन की बात की तो हम देखेंगे यार कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है, तो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग जरूरी है। एडिंग मोर वर्कर्स एंड मशीन्स लगानी पड़ेंगी, एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स भी अगर जरूरत पड़े तो बढ़ाने पड़ेंगे। दीज आर दी करेक्टिव एक्शंस। क्रिटिकल पाथ कंट्रोल, KRAs आर नोन एज की रिजल्ट एरियाज, ठीक है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस। इंटायर ऑर्गेनाइजेशंस में bear loss if anything goes wrong at the critical point, ठीक है। इट इन मारुति की एरियाज, ठीक है, जैसे इंजन पार्ट, अगर इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बाकी कितने अच्छे आप टायर लगाओ, बॉडी बनाओ, सब बेकार है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया वो हमारे KRAs कौन से हैं, ठीक है, की रिजल्ट एरियाज कौन कौन से हैं जहां पर हमको ज्यादा अच्छा काम करना है, जिसकी वजह से अगर ये चीज गड़बड़ हो गई, इंजन ही खराब निकला, तो फिर कितनी अच्छी कार बाहर से दिख रही हो बेकार है। लोग क्या होता है, जब गाड़ी बंद हो जाती है तो कहाँ मारते हैं? इंजन में मारते हैं या उसकी बॉडी को मारते हैं? बॉडी को मारते हैं, ठीक है, इंजन तो वैसे ही गर्म हो रहा होगा। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन says that managers should not try to control everything, only major activities should be checked and significant things should be avoided, ठीक है। आप क्या करो, सिर्फ उन चीजों पे कंट्रोल लगाओ जो कुछ, जहां पर क्या है, मेजर एक्टिविटी शुड बी चेक्ड एंड क्या बोला, नॉट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, मेजर एक्टिविटीज, यानी आप जैसे अगर सपोज करो आपका रिजल्ट किसी एक सब्जेक्ट की वजह से खराब हो रहा है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, रादर देन कि हम सब में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज है, मैनेजर भी कुछ इस तरीके से करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ KRAs, ठीक है, एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, सेव्स द टाइम एंड एफर्ट्स of management as they deal with the only major deviations, identifies the critical problems which keep the organizations on right track, ठीक है। कौन सी क्रिटिकल प्रॉब्लम है? सारी प्रॉब्लम, सारी, जैसे स्कूल में कहते हैं ना सारे बच्चे गड़बड़ नहीं होते, एक दो ही गड़बड़ होते हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट बोलता है ना बस इनको निकाल दो, टीचर्स बोलते हैं इनको निकाल दो, तो बस सब ठीक हो जाएगा। कई बार बच्चे भी बोलते हैं यार सारे टीचर अच्छे हैं लेकिन एक ही टीचर खराब है, अगर ये चला जाए तो सब मजे में, है ना, ऐसा कई बार होता है। तो प्रमोट्स डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी एंड इंक्रीज मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज के मॉरल को बढ़ाने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट का यूज किया जा सकता है जिससे एम्प्लॉइज मोटिवेट हो। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग कहां पर काम नहीं करती, जैसे हम बात करें डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में डिफिकल्टी आती है, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस एट कॉस्ट, इससे कहीं ना कहीं लागत बढ़ती है। एंड लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर पर लिटिल कंट्रोल, या कि हम कह सकते हैं ना के बराबर हमारा कंट्रोल रहता है, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलिंग काम नहीं करता।
तो डिफिकल्टी इन सेटिंग द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, जैसे सर्टेन स्टैंडर्ड्स लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जैसे आपने स्टार रेटिंग और ये सब सुना होगा, तो यहाँ पर आप क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट क्वालिटी आर डिफिकल्ट टू मेजर बिकॉज दे कैन नॉट बी सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। जैसे बोलते हैं ना, कैसा लगा आपको, अच्छा, बहुत अच्छा, या सबसे अच्छा, तो वो ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन वहाँ क्वांटिटी में नहीं सेट किया जा सकता। एम्प्लॉयज रेजिस्टेंस इन inefficient employees does not like that their performance should be appraised, otherwise the limitations will come out, and especially in case of personal observation method में ये अक्सर देखने को मिलेगा। At costly, controlling is a costly as lot of expenditure, time and efforts are required. Devices like जैसे हमने क्लोज सर्किट कैमरा वगैरह लगाया, सीसीटीवी जिसको हम बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे लार्ज अमाउंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट इनको इन्वॉल्व होगा। तो कहीं ना कहीं अगर कंट्रोलिंग के लिए हम ये सब डिवाइसेस इन्वॉल्व या इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसकी वजह से हमारी लागत बढ़ जाती है। तो ये भी कंट्रोलिंग का नेगेटिव पॉइंट है। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे जनरली इंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर सच एज गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हम नहीं रोक सकते। गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया है ना, गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कुछ आ गए, कंपटीशन एक्सेट्रा, ठीक है। एंड इंडियन कंपनीज आर फेसिंग टफ कंपटीशन विद द मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। अभी जियो भाई साहब की, एलन मस्क की वजह से हवा टाइट है ना। मतलब कह सकते हैं कि वो जब इंडिया में अपनी कंपनी को लेकर आएगा जो सैटेलाइट बेस्ड है, तो जियो का 4G 5G कहाँ रखा रहेगा, साइड में, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो दे सकते हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो मीनिंग प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस एंड व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, ये प्लानिंग का काम है। कंट्रोलिंग का काम क्या है, यानी स्टैंडर्ड सेट करना प्लानिंग का काम होगा, ठीक है। दूसरा कंट्रोलिंग मेजर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने मेजर कर लिया, किसके साथ, और कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ, एंड टेक द करेक्टिव एक्शंस इफ देयर इज एनी डेविएशन, ठीक है। प्लानिंग थ्रू विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, क्या बोला गया, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, ठीक है। अगर आपने प्लानिंग की कंट्रोलिंग के बगैर, तो वो मीनिंगलेस है, और कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड, अंधी है, विदाउट प्लानिंग। तो विदाउट प्लान देयर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। अगर आपने कुछ प्लानिंग नहीं की तो कंट्रोलिंग का कोई बेसिस ही नहीं है। इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, पहले से एडवांस में स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे ना, कि इस महीने का टारगेट 300 यूनिट का है, तभी तो पता चलेगा कि आपने 300 अचीव की कि नहीं की। कंट्रोलिंग मेजर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब कंट्रोलिंग का दूसरा काम है एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना विद स्टैंडर्ड्स एंड मेक द प्लानिंग इफेक्टिव बाय टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस, प्लानिंग है सोचने का काम, एंड कंट्रोलिंग इज एवेल्यूएशन का काम है। प्लानिंग एक्सप्लेन द पाथ ऑफ अचीव द ऑब्जेक्टिव, एंड कंट्रोलिंग चेक दैट द डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू द एक्शन। हमने जैसा सोचा था, सोचने का काम प्लानिंग का है, जैसा सोचा था वैसा करने का काम, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक करने का काम कंट्रोलिंग का है। बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों ही चीजें आगे के लिए हैं। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस। प्लानिंग गेट्स फीडबैक एंड बिकम बेटर थ्रू द कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। ये सब है, आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, आत्मनिर्भर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग, facilitating the coordination in action, ठीक है, accomplishing the organization goal, accuracy of the standards can be judged, हमने स्टैंडर्ड बनाए थे वो सही बनाए थे या नहीं बनाए थे, and motivations to the employees and ensuring the order and discipline maintain करने में कंट्रोलिंग के ये सब फायदे हैं। तो facilitating the coordination and actions, each department and employees performs a particular task like controlling, coordinate the activities of the various departments, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज हो गया, इन सब के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम क्या है, कंट्रोलिंग का है। अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए मेजर द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ब्रिंग द डेविएशंस इफ एनी एंड टेक द करेक्टिव एक्शंस, ये सब काम किसके होंगे, ये बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग। Judging the accuracy of standards, work is performed as per the predetermined standards, and if there is any deviation, अगर कोई भी त्रुटि या deviation आता है, immediate actions are taken so that they do not occur again in the future, ताकि वो गलतियां, वो कारण, वो कमियां दोबारा से ना हो पाए उत्पन्न। Motivation to the employee, every employees know in advance with
वॉट दे हैव टू डू एंड एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग एज पर द टारगेट्स आर, उन्हें पता होता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड रिवॉर्ड्स प्रमोटेड एंड गेट मोटिवेटेड, ठीक है, इससे वो मोटिवेटेड रहेंगे। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, हमने देखा ये कंट्रोलिंग, कहते हैं ना बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं है आजकल, ये नहीं है वो नहीं है, एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। एवरी एम्प्लॉयज आर गिवन टारगेट एंड फिक्स्ड वर्क टू मेंटेन डिसिप्लिन, मतलब उनको फ्री में छोड़ो, ठीक है। दे वर्क एज पर द रूल एंड ट्राई टू अचीव द गिवन टारगेट इन द फिक्स टाइम, जैसे आपके साथ क्लास वर्क के साथ साथ होमवर्क दिया जाता है, ताकि बच्चे को और होमवर्क नहीं देंगे तो वो घर पे जाके फिर मन मर्जी करेगा, टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, ये सारी चीज़ों में फंसा रहेगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर ये आपका कहीं ना कहीं ये चैप्टर ओवरऑल ख़त्म हो जाता है। ये हमारा हमारा बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग, और इतना ही है कंट्रोलिंग में, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।